नमस्कार, जय हिंद साथियों एंड मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस सेशन में क्या पढ़ेंगे, क्लास 8 का गणित, जिसका अध्याय 1 चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है, परिमेय संख्या। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में, जो कि क्लास 8 की मैथ का पहला चैप्टर है और बिल्कुल बेसिक से पूरे इस चैप्टर को आज हम खत्म करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, परिमेय संख्या, जिसको हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो थोड़ा हम इसका बेसिक देख लेते हैं। बेसिक में हम पहले 2-3 संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, इन्फिनिटी तक जो भी संख्या हम लोग डेली लाइफ में गिनने के लिए यूज करते हैं उसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या। क्लियर है? अगला संख्या हम जानेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर के बारे में। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जीरो और प्राकृत संख्या के समूह को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। इसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। जीरो और प्राकृत संख्या के समूह को बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। आगे है पढ़ना पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या या पूर्णांक? पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या तो ऋणात्मक प्राकृत संख्या, जीरो और धनात्मक प्राकृत संख्या के समूह को हम बोलते हैं पूर्णांक कहते हैं। जैसे में माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5 डॉट डॉट हम ले सकते हैं अनंत तक। इसको हम कहते हैं पूर्णांक। इसे हम कहेंगे ऋणात्मक प्राकृत संख्या। क्या कहेंगे? ऋणात्मक प्राकृत संख्या कहेंगे। ये है शून्य और ये क्या हो जाएगा? धनात्मक प्राकृत संख्या। तो ये था कुछ बेसिक पॉइंट जो कि इस चैप्टर परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी था। अब हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर का नाम क्या था? परिमेय संख्या। तो अब हम जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में। किसे कहते हैं परिमेय संख्या? क्या होती है परिमेय संख्या? तो हेडिंग मारेंगे आप लोग, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। किसे कहते हैं परिमेय संख्या? तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। इसमें लिखेंगे इसका परिभाषा, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखना, यहाँ पे p/q के रूप में, p/q के रूप में, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में
लिखा जाता है उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल हम ले लें तो -3/5 -8/7 6/9 ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे में 3 भी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 8 भी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसके भी नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है? जहां पे जो होता है PQ क्या है? एक परिमेय संख्या है। जहां पे क्या होता है? P और Q क्या है? एक पूर्णांक होता है। P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q कभी भी 0 नहीं होगा। इतना पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? तो यहां से क्वेश्चन जो बनेगा, क्वेश्चन पूछेगा कभी कभी कि क्या सभी के सभी प्राकृत संख्या, क्या सभी के सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये सभी के सभी प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार सभी के सभी पूर्ण संख्या भी एक परिमेय संख्या होगा और सभी के सभी पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि सब के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 1 छुपा हुआ है। क्लियर है? तो अब हम चलेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। अब हम देखेंगे परिमेय संख्या के गुणधर्म। क्या देखेंगे? परिमेय संख्या के गुणधर्म। तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग, परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। गुणधर्म मतलब गुण, यानी परिमेय संख्या के क्या क्या गुण हैं। क्लियर है? परिमेय संख्या के गुण, जिसमें पहला आता है आप लोगों को जो आ जाएगा समृद्ध। पहला गुण क्या है? समृद्ध। समृद्ध कहने का मतलब यह है कि जब हम दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? वही क्या है? समृद्ध है। जैसे में पहले हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के लिए, कि जब हम दो पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे हम। पूर्ण संख्या में हो जाएगा योग, दूसरा में आ जाएगा घटाव यानी व्यकलन भी कहते हैं, तीसरा में आ जाएगा गुना यानी गुणन, और चौथा में आ जाएगा भाग। कि जब हम दो पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे, 3 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, 5 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 8। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8। और 8 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्लियर है? 8 क्या एक पूर्ण संख्या है। 3 भी क्या 10 भी क्या तक पूर्ण संख्या है। जब उसको घटाएंगे तो आएगा -2। क्या -2 पूर्ण संख्या है? तो नहीं, क्योंकि हम पूर्ण संख्या में 0 से आगे बढ़ते हैं। 0 1 2 3 उसमें माइनस वाला संख्या है ही नहीं। तो ये जो है कि पूर्ण संख्या घटाव के अंतर्गत समृद्ध नियम में पालन नहीं करता है। इसको आगे बताते हैं। और गुना की अगर बात करें तो 3 क्या है? पूर्ण संख्या है। 6 क्या पूर्ण संख्या है? गुना करेंगे आएगा 18। 18 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। भाग की अगर हम बात करें तो 8 में अगर हम भाग देते हैं 3 से तो आ जाएगा 8/3, और ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। समृद्ध नियम में होने के लिए जो संख्या को हम जोड़ेंगे वही संख्या हमको रिजल्ट के रूप में मिलना चाहिए।
जैसे यहाँ हम पूर्ण संख्या जोड़े तो मिला जो भी क्या है, पूर्ण संख्या है, तो यह समवृत्त नियम के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन बाकी सब नहीं आ रहा है। उसी प्रकार अगर हम पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक को भी चेक कर सकते हैं आप लोग। पूर्णांक अगर आप दो पूर्णांक को जोड़ते हैं, -4 एक पूर्णांक है और 6 भी एक पूर्णांक है, जोड़ने पर आएगा 2। क्या दो पूर्णांक है? तो पूर्णांक है, तो ये जो है समवृत्त नियम के अंतर्गत है। अगला लेते हैं हम घटाव, +10 और माइनस करते हैं 4, आएगा 6। 6 क्या है? पूर्णांक है, तो हाँ बिल्कुल पूर्णांक है। गुना करेंगे 8 गुने 4, दोनों क्या पूर्णांक है, आ जाएगा 24। 24 का एक पूर्णांक है, तो हाँ पूर्णांक तो है। लेकिन जैसे हम भाग करते हैं, 8 में कर देंगे भाग 5 से, तो आ जाएगा 8/5, और ये पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक में जो है कि जोड़, घटाव और गुना समवृत्त नियम के अंतर्गत आ रहा है। अब बात हम करते हैं परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में जो है ना कि जोड़, घटाव, गुना, भाग चारों के चारों समवृत्त नियम के अंतर्गत आता है। क्लियर है? ये था समवृत्त नियम। चलते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम क्या दिया गया है? दूसरा है क्रम विनिमयता। क्या है? क्रम विनिमयता। इसमें जो है कि कोई भी दो संख्या दे देगा, चाहे पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, चाहे परिमेय संख्या हो। ठीक है, कोई दो संख्या दे देगा। मान लेते हैं कोई दो संख्या क्या है, ए और बी, कोई दो संख्या है। तो इसमें जो वो होता है कि ए गुने बी, पहले पढ़ लेते हैं योग के लिए। तो ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए का। घटाव की हम बात करेंगे तो a माइनस बी बराबर नहीं होगा b माइनस ए के। 3 में है, गुना में आ जाएगा तो a गुने b बराबर होता है b गुने ए। अब भाग में हो जाएगा चौथा, a भागे b बराबर नहीं होगा b भागे a। यानी क्रम विनिमय नियम में चाहे संख्या कोई भी हो, जोड़ और गुना ही इस नियम का पालन करता है, बाकी घटाव और भाग इस नियम का पालन नहीं करता है। क्लियर है? तीसरा नियम क्या पढ़ना है इसमें? सहचरता। तीसरा क्या नियम है? तीसरा जो नियम दिया गया है, इधर गया नियम। तीसरा नियम है सहचर्यता। इस नियम में क्या होगा ना कि कोई 3 गो संख्या दिया रहता है, कोई 3 गो संख्या देगा। इस संख्या कोई भी हो सकता है, चाहे पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो या परिमेय संख्या हो। तो योग के लिए हो जाएगा a प्लस बी प्लस बी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी की, ये होगा बराबर। घटाव के लिए अगर हम बात करें तो घटाव के लिए बराबर नहीं होता है, ये जो कि घटाव के लिए बराबर नहीं होगा। a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू होगा a माइनस बी माइनस सी, ये बराबर नहीं होता है। क्लियर है? और गुना में हम बात करें तो a गुना b गुना सी बराबर होगा a गुना b गुना सी, ये जो है कि बराबर होता है। अब भाग में जो हो जाकर a भागे b भागे सी, ये नॉट इक्वल टू होगा a भागे b भागे सी, ये बराबर
नहीं होगा। क्लियर है, चाहे संख्या कोई भी हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है वितरण नियम। क्या है? वितरण नियम, योग के लिए वितरण नियम क्या है? चौथा पॉइंट, जैसे कोई वितरण वितरण कोई भी तीन संख्या दे देगा, ए बी सी, कोई भी तीन संख्या दे दिया, कर देगा ए इंटू बी प्लस सी। ये जो है कि एक बार इसमें गुना और एक बार इसमें गुना होगा तो हो जाएगा ए बी प्लस हो जाएगा बी सी। अगर माइनस में रहता है ए इंटू बी माइनस सी, फिर भी यही होगा ए इंटू बी, तो ए बी या माइनस हो जाएगा ए सी। सॉरी, यहाँ ए सी ना होगा, ए सी। यही क्या है? वितरण नियम। ये जो है कि दोनों के साथ बढ़ जाएगा, वितरण होगा। क्लियर है? तो ये था कुछ बेसिक पॉइंट, गुणधर्म। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की ओर, प्रश्नावली 1.21। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों को मिलते रहे, एक वीडियो मिस नहीं हो। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का नाम बताएं। और क्वेश्चन 1 का 1 में दिया गया है -4/5 इंटू 1 इक्वल 1 इंटू -4/5 इक्वल -4/5। क्वेश्चन इसी का सेकेंड है -13/17 गुना -2/7 बराबर -2/7 गुना -13/17। क्वेश्चन 3 इसका कह रहा है, क्वेश्चन 3 -19/29 गुने 29/-19 बराबर 1। इसी का क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन दूसरा नंबर, कि बताए कि कौन सा गुणधर्म यानी गुण की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के रूप में अभिकलित कर सकते हैं। इस सब में गुणधर्म का नाम लिखना है। दोस्तों 2 को पॉइंट छूट चुका है, वो हम पढ़ा लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। एक पॉइंट था शून्य की भूमिका। क्या था? शून्य यानी जीरो की भूमिका। शून्य की भूमिका। शून्य की भूमिका क्या होता है? शून्य की भूमिका, तो जैसे अगर हम 3 में जोड़ेंगे 0 या हम 0 में जोड़ेंगे 3 तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक है, जैसे हम 10 में जोड़ेंगे 0 या हम 0 में जोड़ेंगे 10 फिर भी हमें क्या? 10 मिलेगा। तुम कह सकते हैं कि अगर हम a में जोड़ेंगे 0 या हम 0 में जोड़ेंगे a तो हमें क्या मिलेगा? a मिलेगा। मतलब जो संख्या में हम 0 को जोड़ेंगे, चाहे 0 में हम कोई संख्या को जोड़ेंगे, हमको वही मिलेगा जो संख्या हम जोड़ने वाले हैं। तो हम 0 को क्या कहेंगे? कोई फर्क जोड़ने, 0 को हम किसी संख्या में जोड़ेंगे तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 0 को हम कहेंगे योज्य तत्समक। योज्य तत्समक। एक टॉपिक था एक की भूमिका।
1 का क्या भूमिका है। तो अगर हम 8 में गुना करते हैं 1 से, या 1 में हम गुना करते हैं 8 से, हमें 8 मिलेगा, या 3 में हम गुना करते हैं 1 से, या 1 में हम गुना करेंगे 3 से, हमको 3 मिलेगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर ए में हम गुना करेंगे 1 से, या 1 में हम गुना करेंगे ए से, हमको यही मिलने वाला है। यानी 1 से गुना करने पे कोई संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए को हम क्या कहेंगे, ए को हम कहेंगे गुणात्मक, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। क्लियर है। एक और पॉइंट था कि किसी संख्या, अगर कोई संख्या दिया है ए, इसी संख्या को उलट करके यानी 1/a से हम गुना कर देते हैं, a इंटू 1/a से, तो कट के आता है a, 1 आएगा, जिसको हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस सब में गुणधर्म का नाम लिखना है कि कौन सा गुणधर्म है। तो देखो यहाँ पे ये कोई संख्या था, इसमें गुना किया 1 से। क्लियर है। फिर क्या किया, 1 में कोई संख्या से गुना किया, तो हमें क्या मिला, जिस संख्या से हम गुना किए थे, जिसमें हम गुना किए थे, हमको वही मिला। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन 1 के 1 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। क्या होगा, सॉरी क्या था, गुणात्मक तत्समक। इसका आंसर क्या होगा, गुणात्मक, गुणात्मक तत्समक, तत्समक। क्वेश्चन दूसरा देखो क्या है, -13/17 गुना किया इसमें -2/7 से, फिर क्या किया, इसके क्रम को चेंज किया है इनटू, जो पढ़े थे हम, a इंटू बी बराबर b इंटू ए। ये कौन सा नियम था, तो ये था गुणन का क्रम विनिमय नियम। क्या था, गुणन का क्रम विनिमय नियम। इसमें इसके आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर में हो जाएगा गुणन का क्रम विनिमयता, गुणन का क्रम विनिमयता। इसमें देखो संख्या क्या था, 19/29, इसको पलट करके गुना कर दिया, कट के आया 1। इसको हम क्या कहते थे, इसको हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का गुणात्मक, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या क्लियर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इतना को इतना के रूप में लिखने के लिए हम कौन से नियम की सहायता लेना पड़ेगा। तो अभी हम बताए थे कि a इंटू बी इंटू सी होता है बराबर a इंटू बी इंटू सी की कौन सा नियम है, तो गुणन का सहचर नियम। क्या है, गुणन का सहचर नियम। तो लिख दो, क्या हो जाएगा आंसर, गुणन, गुणन का सहचर्यता, गुणन का सहचर्यता। तो ये था आप लोगों का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन प्लस थ्योरी। तो आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीटली बिल्कुल बेसिक से खत्म किया है। तो ये सेशन आज का कैसा लगा, आप लोग कमेंट में अपना सजेशन जरूर देंगे। कुछ कमी रहा होगा तो भी आप लोग बताएंगे, ताकि हम अगले क्लास में और भी कुछ इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।